ट्रंप ने किताब भी लिखी थी, लोग उसका भी आजकल जिक्र कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ द डील। उसमें एक चीज़ का जो उन्होंने खुद जिक्र किया वो था एक्सट्रीम एंकरिंग, कि जब भी आप किसी के साथ नेगोशिएशन में जाते हैं तो पहले अपनी तरफ से उतना एक कोई भी अमाउंट एक फिगर रख दीजिए। अब सामने वाला प्रेशर आ जाता है कि मुझे इसके आसपास कुछ रखना है। आपको लग रहा है कि भारत के साथ भी वो जो 50% टैरिफ लगाया है, यही गेम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल गेम ट्रंप खेल रहे हैं, या वो सभी के साथ यही खेल रहे हैं कि पहले ही इतनी बढ़ा चढ़ा कर बात कर दी जाए कि 50 की जगह अगर कल को 25 भी हो जाता है या 30 भी हो जाता है तो हमें लगेगा कि हम बच गए। $1 बिलियन करीब 1 लाख जॉब्स को सपोर्ट करता है। तो अगर अमेरिका में हमारा $25 बिलियन एक्सपोर्ट कम हुआ तो वो भारत के अंदर करीब 25 लाख नौकरियों को संकट में डाल देगा। अगर हम 1 साल के लिए 6 दिन का वर्क वीक कर दें, 1 साल के लिए हमारा जीडीपी 2% बढ़ जाएगा। चीन की तरफ दोबारा जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, इसका भी कोई सेंस है या नहीं? खासतौर पर चीन का इतिहास देखते हैं। चाइना भी उधर धीरे धीरे थोड़ा नरम पड़ रहा है, बट इसी ये चाइना की भी तो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा नरम पड़े हम पे, हमको अमेरिका से दूर खींचे। ट्रम्प हर चीज को दिल पे लेते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं सर? कि आप क्वाड में रहकर चाइना को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रिक्स में रहकर यूएस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन करें? इंडिया ओवर स्मार्ट अपने को समझता है, ये इंप्रेशन इस समय परसेप्शन जा रहा है। भारत नहीं झुक सकता और ना ही हमें झुकना चाहिए। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, हमारे दर्शकों को बता दें कि रविंद्र सचदेव जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर इनकी खास तौर पर महारत है। 10 साल से ज़्यादा वक्त यूएस पर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में एक बेहद शानदार किताब भी रखी है, ट्रम्प टोपिया, जो हमारे बीच है, यूएस में पब्लिश हो चुकी है, भारत में जल्दी हमारे बीच होगी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत यूएस संबंधों की जो पेचीदगियां हैं, उसकी बारीकियां हैं, शायद इनसे बेहतर शायद उसे कोई और ना बता पाए। तो रविंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वक्त निकाला आपने, बातचीत के लिए आप तैयार हुए। थैंक यू वेरी मच, इतनी ग्रेशियस वेलकम और इतने अच्छे शब्दों के साथ आपको और आपकी ऑडियंसेस। आई होप वी एंजॉय अ गुड कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। बिल्कुल। और सर, इस बातचीत में मुझे लग रहा है जो मीठी मीठी बातें थी वहीं तक थी, क्योंकि अब सारी जो है पेचीदगियों की बात होगी। और सबसे बड़ी पेचीदगी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के साथ किया है, 50% टैरिफ लगाया है। बड़ा मैं बुनियादी सवाल पूछूंगा जिस पर हर कोई पूछ रहा है कि जो दलील ट्रंप की तरफ से या यूएस की तरफ से दी गई है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, इसलिए हम 50% टैरिफ लगा रहे हैं। और इस पर जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि भैया चाइना तो हमसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से, तो फिर चाइना पर उतना टैरिफ क्यों नहीं लगाया जा रहा? और तीसरी जो दलील दी जा रही है कि वो तो शुक्र है कि भारत रशिया से इस मौके पर तेल खरीद रहा है, अगर रशिया से खरीदना बंद कर दें और हम भी सऊदी या इराक से खरीदें तो फिर तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, उसका नुकसान तो यूएस को होगा। तो इसलिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि इस दलील की वजह क्या है, आप बताइए। थैंक यू वेरी मच। ओके, बेसिक दलील ये है कि रशिया की इनकम कम होनी चाहिए तेल की। अब वो हम पे गाज केवल गिरी, सब पे नहीं गिरी, वो क्यों है? उसका शायद एक रीजन है मेरे ख्याल से, ट्रंप पिछले कुछ समय से, एंड आई डू थिंक कि हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से हमसे थोड़ा उसे लगा कि भारत ने उसके साथ वैसी सलामी नहीं दी उसे जैसी वो चाहता था या वो सोच रहा था। अव्वल तो हमने ये भी कह दिया कि भाई आपका कोई रोल नहीं था मीडिएशन में, ठीक है। अब उसके हिसाब से तो था, ओके। अब उसमें असलियत क्या है, हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं था, राइट। तो आई थिंक वो थोड़ा इंडिया से उखड़ा। और उधर पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से ट्रंप और इसके इनर सर्कल्स में भारत के खिलाफ अच्छा खासा कुछ प्रोपेगेंडा और भी चलाया, उन्होंने और चीज़ों को बहकावे को करा। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। अव्वल तो है कि ओके तेल बंद करना है या इनकम रशिया की, और ये मुद्दा लेके। और तीसरा फिर उसे वो भी दिखा, पर उसमें भी चाइना भी है, ब्रिक्स का मामला, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स से हम 10-12 देश हो गए हैं कि उन देशों में बात हो रही है कि हम डॉलर के कैसे हटें, डी डॉलराइजेशन, या अपनी करेंसीज में ही डील करें, रुपी के साथ, दिरहम या युआन या रूबल पे। हालांकि उसमें बात ज़्यादा आगे नहीं गई, बट फिर ये उसके विचार में कहा कि भाई ये तो एक नया गुट बन रहा है दुनिया में जो कि मेरे डॉलर को चैलेंज करेगा। बट बात है कि उसमें भी तो चाइना है, उस पर क्यों नहीं हुआ? तो एक ये भी है कि इसको अगर दुनिया में एग्जाम्पल दिखाना था, इसने भारत को एक एग्जाम्पल भी बना दिया थोड़ा सा। चाइना के खिलाफ इसने अभी नहीं करा। चाइना के साथ एक तो नेगोशिएशन चल रही है, प्लस चाइना के पास कुछ चीज़ें हैं जो इसकी नब्स को पकड़े हैं उन्होंने, खास करके क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह एंड रेयर अर्थ मेटल्स, जो अमेरिका को चाहिए अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में, प्लेन्स के विंग्स में, मेटलर्जी में,
इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में उस तरह में जो वो रेयर अर्थ चाहिए, तो चाइना के पास एक वो ट्रम्प कार्ड है एक तरह का, छोटा सा कम से कम। तो इन सब के बीच में यस, ट्रम्प ने इंडिया पे ये 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दी है ट्रेड के ऊपर। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अमेरिका को दिक्कत ये है कि इंडिया अपनी जो मार्केट है कुछ सेक्शन में, खासतौर पर डेयरी सेक्शन हुआ या अगर मैं किसानों की बात करूं फार्म सेक्टर हुआ, ओपन नहीं करा। भारत के अपने रिजर्वेशन है, उनका कहना है कि भैया हमें भी अपने किसानों के हित प्रोटेक्ट करने हैं। तो वो आपको क्या लगता है कि कहा जा रहा है कि अगर भारत सरकार उसकी इजाज़त अमेरिकी कंपनी को दे देती है तो पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा, फिर एमएसपी की कोई गारंटी नहीं रहेगी। उस पक्ष वो भारत की अपने आप में जो दुविधा है उसे आप कितना जेन्युइन मानते हैं? वो जेन्युइन तो है, परंतु उसमें समाधान होना चाहिए। हमें भारत को भी हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और होने चाहिए। बिग पिक्चर डेफिनेटली यस। अब बात यह रही कि ट्रंप और भारत के बीच में उस मुद्दे को लेके, वो जो मुद्दा है वो ऑलरेडी उस 25% टैरिफ में आ गया था कि इंडिया अपनी मार्केट एक्सेस अलाउ नहीं कर रही है डेयरी और एग्रीकल्चर और जीएम फूड्स में। ओके, बाकी डेटा लोकलाइजेशन भी एक इशू है कि जो अमेजॉन, गूगल के, जो फेसबुक के जो सारे डेटा हैं वो भारत में ही रहे, ना कि किसी क्लाउड में ये लोग कहीं ले जा लें, राइट। तो वो सारे मुद्दे हैं जो कि उस 25% वाली बकेट में हैं ऑलरेडी, राइट। तो वो कारण नहीं है मेरे ख्याल से रशियन तेल का। चाहे ये भी कहा जा रहा है कि इस मार्केट को खोलने के लिए, एग्रीकल्चर खोलने के लिए 25% तेल के बहाने लगा दिया ताकि इंडिया पे और प्रेशर हो तो इंडिया यहाँ खोले, वो भी होगा, प्रेशर है नो डाउट। बट पहला जो प्रेशर है वो ऑयल और रशिया के बेनिफिट का है, और दूसरा ये है कि इंडिया को थोड़ा लाइन पे लाना कि भाई जरा ज़्यादा नॉन अलाइंड अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी ना दिखाए, हमारे साथ चले। कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर आप सऊदी से लेते हैं तो उसमें आपको जो ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है उसमें 10 से 15% फर्क पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अब मामला उसका नहीं है, अब मामला ये भी है कि पॉलिटिकल फेस सेविंग भी आपको एक करनी है, क्योंकि सरकार पर पहले ही जब सीज फायर हुआ था तो बड़ा तहमत लगी थी कि आप अमेरिका के आगे झुक गए, और अगर अब क्लियर हो जाता है कि आपने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया तो पॉलिटिकली जो है बड़ा मुश्किल हालात देश में पैदा हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि वो भी एक रीज़न है? वो 100%, केवल देश के अंदर ही नहीं, हमें दुनिया में भी अपना फेस रखना है। तो हमारे लिए अब पॉलिटिकली बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, एक लेवल पे जो रशियन ऑयल का मुद्दा है और जो बेनिफिट का हमें और टैरिफ्स का, हम साल में करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर बचाते हैं जब हम रशिया से तेल खरीदते हैं। अब शायद कम हो रहा है, डिस्काउंट कम है, तो 8 से 10 मान लीजिए, राइट, है ना। 10 एक मोटा मोटा दर्शकों के लिए 10 सोचो, 10 बिलियन डॉलर बचा रहे हैं। अब इधर अमेरिका ने जो हम पे टैरिफ लगाया है, 25% तो ट्रेड का लगाया था, उसे अलग रखते हैं, बट 25% रशियन तेल खरीदने के लिए लगाया। तो 25% जो टैरिफ होता है, इसका असर पड़ता है करीब 25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स कम कर देगा। हमारे अभी है अमेरिका में 90 बिलियन सालाना मोटा मोटा एक्सपोर्ट्स, हाँ 90 आसानी के लिए है ना, 90 है। और अगर 25% टैरिफ लगा तो 25 बिलियन कम हो जाएगा। अभी हम पे 50 है, तो 50 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। बट मानो हम केवल तेल की बात करते हैं रशियन की, तो 25 बिलियन डॉलर हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अब एक और एस्टीमेट है इकोनॉमिक्स में, मोटा मोटा अगे 1 बिलियन डॉलर करीब 1 लाख जॉब्स को सपोर्ट करता है। तो अगर अमेरिका में हमारा 25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम हुआ तो वो भारत के अंदर करीब 25 लाख नौकरियों को संकट में डाल देगा। तो अगर हम इकोनॉमिक वाइज देखें तो 10 बिलियन डॉलर बचाएं या एक्सपोर्ट कायम रखें, ये करें, क्या आप डिसीजन लेंगे? तो अगर प्योर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ठीक है, ये तेल बंद करो, एक्सपोर्ट कायम रखो, ठीक है ना, नौकरियां बचाओ। वो इकोनॉमिक है। परंतु जैसे आप कह रहे हैं और हम सब समझ रहे हैं, इसके ऊपर लेयर है ऑप्टो पॉलिटिक्स, ऑप्टिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग की। तो भारत को जो डिसीजन लेना है वो केवल नंबर्स के बेस पे नहीं लेना, हमें डिसीजन लेना है इस बेस पे, ओके। और इस बेस पे फिलहाल जो दिखता है, यस, हमें दुनिया के सामने भी दिखाना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ऐसे ब्लैकमेल नहीं होगी। हमें देश के अंदर भी सरकार को दिखाना है कि हम उसके सामने झुक नहीं रहे हैं। तो अब हम मोर और लेस इस पोजीशन पे हैं कि हम कह रहे हैं हम तेल खरीदते रहेंगे, जो खामियाजा नुकसान आएगा हमारे एक्सपोर्ट गिरने पे हम देखते हैं, देखेंगे उसे। हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि नई मार्केट्स ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होगा, बट ठीक है, वो करना ही है, करेंगे हम, राइट। बट बॉटम लाइन इस समय कि हमारी पॉलिसी फिलहाल ये दिखती है कि
हम इन टैरिफ्स का सामना करेंगे, नेगोशिएशंस रहेंगी, अब उसमें देखिए और क्या होता है। ट्रंप ने किताब भी लिखी थी, लोग उसका भी आजकल जिक्र कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ द डील। उसमें एक चीज़ का जो उन्होंने खुद जिक्र किया वो था एक्सट्रीम एंकरिंग, कि जब भी आप किसी का नेगोशिएशन में जाते हैं तो पहले अपनी तरफ से उतना एक कोई भी अमाउंट या फिगर रख दीजिए, अब सामने वाला प्रेशर आ जाता है कि मुझे इसके आसपास कुछ रखना है। आपको लग रहा है कि भारत के साथ भी वो जो 50% टैरिफ लगाया है, यही गेम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल गेम ट्रंप खेल रहे हैं, या वो सभी के साथ यही खेल रहे हैं कि पहले ही इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी जाए कि 50 की जगह अगर कल को 25 भी हो जाता है या 30 भी हो जाता है तो हमें लगेगा कि हम बच गए। आपको लग रहा है ये साइकोलॉजिकल गेम भी वो खेल रहे हैं? बिल्कुल, ये उनका स्टाइल है। मैंने अपनी किताब में इसकी जो 1987 की किताब है आर्ट ऑफ द डील, उसमें आप बता रहे हैं, एक ये कहता है एक्सट्रीम एंकरिंग, एक और इसका है ब्लफिंग, ब्लफ करो, एक और इसका है आर्टिफिशियल डेडलाइन बना के प्रेशर बनाओ, ये 7 जून की डेडलाइन है, 9 की कल की डेडलाइन थी, डेडलाइंस बनाओ। इसने आर्ट ऑफ द डील में काफी कुछ लिखा है। तो मैंने इसकी किताब से ये इसके जो अपने आप खुद कह रहा है कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैंने वो करीब 30-35 पॉइंट्स निकाल के अपनी किताब में रखे एक चैप्टर में, और फिर मैंने उन हर पॉइंट का तोड़, भाई अगर ये ऐसे करता, अगर ये ब्लफ करता है तो जो इंसान ब्लफ करता है उसके साथ कैसे डील करो, जो इंसान एक्सट्रीम एंकरिंग करता है उसके साथ कैसे डील करो। ये न्यूयॉर्क में बड़ा हुआ, न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बड़े ट्रेड यूनियन से डील करता था, माफिया से, वहाँ पे सीमेंट माफिया कंट्रोल करते थे, करप्शन थी, ब्राइबरी थी वहाँ के न्यूयॉर्क के म्यूनिसिपल ऑफिसेज में जोनिंग को लेकर, ये सब करा वो, राइट। तो इंप्रेशन कैसे बनाना, फ्लैम्बॉयंट था, मैं इतना अमीर हूँ, एक्चुअली था नहीं भी, पर था काफ़ी, मीडिया में अपनी खबरें छपवाना, तो ये सारी वो चीज़ें करता है, वहाँ था। तो उन चीज़ों को देखते हुए कि न्यूयॉर्क के लोग कैसे नेगोशिएट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, आपको बुलाते हैं ऐसी मीटिंग जगह जो इतनी ऑप्यूलेंट लगे, रिच है, आप वैसी जाके थोड़ा थोड़ा अंडर उसमें हो गए, तो ये उस तरह की टैक्टिक्स करता है काफ़ी सारी। तो वैसी काफ़ी सारी टैक्टिक्स एक्चुअली मेरी इस किताब में मैंने लिखी हैं। मेरी इस किताब में करीब 1/3 किताब 250 पेज हैं, इस तरह की चीज़ों को कैसे काउंटर करना, और भी अलग चीज़ें हैं, बट वेरी राइट, आर्ट ऑफ द डील में है इसका ये। बिल्कुल। अब सर अगर दोबारा मैं उसी पर आऊँ, फिर उसके बाद मैं डिप्लोमेसी की तरफ जाऊँगा, कि एक एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अगर इंडिया अपना ओवरऑल एक्सपोर्ट देखता है तो शायद वो 800 या 900 बिलियन डॉलर के आसपास है। अभी जो ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया, ये भारत को जो एक्सपोर्ट है, भारत जो अमेरिका को कर रहा है, उसमें शायद इसका 40 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो अगर हम ये ओवरऑल देखें तो ये शायद 5% से भी थोड़ा कम पड़ता है। तो उन्होंने कहा अगर आप 5% से भी कम पड़ता है उस लिहाज से देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, और आप कोशिश करें कि आप अपने लिए कोई दूसरा बाजार ढूंढ लें। लेकिन आपने कहा कि वो दूसरा बाजार ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। आप भी इसको क्या इस नज़र से देखते हैं कि यार 4% की तो बात है तो हम इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली यू राइट। एंड अगेन मोटा आसानी के लिए, यस, हमारा एक्सपोर्ट करीब 800 बिलियन डॉलर है, राइट। अभी जब मैं कह रहा था कि अगर 50% टैरिफ पड़ती है तो हमारा 50 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। आप जो बता रहे हैं, ये जो लोग कुछ कह रहे हैं कि 40 बिलियन कम हो जाएगा, तो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, 40-50 बिलियन डॉलर कम हो जाएगा, राइट। पॉइंट इज, इसके चलते इमीडिएट और जल्दी में नौकरियां जानी शुरू होंगी, जॉब लॉसेस आपके टेक्सटाइल्स में, जेम्स ज्वेलरी में, लेदर में, स्पाइसेस में। बीच में रोकना जानी शुरू हो गई हैं। अभी हम कल ही सुन रहे थे कि नोएडा में किसी ने इंडस्ट्री लगाई थी, उनको जब एकदम से ऑर्डर आने कम हुए तो उन्होंने 2000 एम्प्लॉयज को एक साथ वहां निकाला, इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि हम जो है खर्चे कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा मैं एग्जांपल सुन रहा था कि किसी ने यहीं पर नोएडा में फैक्ट्री ली थी, टेक्सटाइल का उनको कुछ काम करना था, तो उन्होंने उसको होल्ड पे कर दिया, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाई। तो ये सारी चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। सर बिल्कुल, आप तो नब्स पे बैठे हैं, आप मीडिया ट्रैक कर रहे हैं, सारा रिसर्च कर रहे हैं, यस। तो यस, अब मोटा में देखा जाए, ठीक है, 800 बिलियन में से 40 नहीं हुआ, 5% ही है, पर असल में फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। और नई मार्केट्स ढूंढना इतना आसान नहीं है, खास करके एक और एलिमेंट में, आज की दुनिया में सारे देश नई मार्केट्स ढूंढ रहे हैं, सब देश अमेरिका से डील कर रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे, जितना हो रहा है कर रहे हैं, बट उसके अलावा हर देश कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ नई मार्केट खोलूं, कहाँ नए पार्टनर्स बनाऊं। आपके ब्रिक्स वाले देश आपस में कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, SCO के आपस में। मैं पिछले हफ्ते चाइना में था, 10 दिन मैं स्पीकर था, वहाँ की SCO की मीडिया समिट थी, वहाँ पे सारे SCO के, सेंट्रल एशिया के, पाकिस्तान के, नेपाल के, मालदीव्स के और आर्मीनिया के सारे
थिंक टैंक्स और मीडिया के आए हुए थे, आई वाज स्पीकर देयर, तो वहाँ पर सब इमीडिएट दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। रियलिटी ये है, नो डाउट, जैसे आप और हम बात कर रहे थे कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा दिग्गज देश, अर्थव्यवस्था, मिलिट्री है, तो डील तो करना ही है उससे, मतलब उसके साथ काम तो कुछ ना कुछ करना है, निकालना है अपना, बट अब दूसरे ढूंढ रहे हैं। तो जब सब दूसरे भी ढूंढ रहे हैं तो और हम भी ढूंढ रहे हैं तो कंपटीशन तो बढ़ जाता है ना, तो और इतना आसान नहीं होता। बट यस, होगा, इन एनी केस हमें वो करना चाहिए। हम कुछ तो कर रहे थे, बट अब इस एपिसोड के बाद तो हमें उस चीज को स्टेरॉइड्स पे टर्बोचार्ज करके हमें हमारी एमईए को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस को नई मार्केट्स में कैसे जाना है, फ्रेमवर्क्स, नेटवर्किंग, जो भी कुछ, ब्रांड प्रमोशन, ये सब करनी है हमें। बट इसका हम इतनी जल्दी हम इस होल को फिल नहीं कर पाएंगे, और इतनी बड़ी मार्केट्स हैं नहीं, ठीक है ना, कि जो इस मात्रा में सामान ले पाए। तो इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, कितना आएगा वी कैन नॉट से, बट आएगा, और मतलब असर करेगा, जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है हमें। बिल्कुल। अब सर, ये पूरा जो सिनेरियो पैदा हुआ है जिसमें अमेरिका एक तरह से दादागिरी दिखा रहा है, और भारत को भी ये समझ आ गया कि जब तक ट्रंप है, ट्रंप पर और अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें नए दोस्त तलाशने होंगे, क्योंकि दुनिया में संतुलन भी साधना है। अब हो ये रहा है कि पुतिन की खबर है कि भारत आएंगे, अब मोदी जी भी एससीओ समिट के लिए चाइना जाएंगे, और इससे पहले रक्षा मंत्री भी वहाँ गए थे, अजीत डोभाल साहब भी गए थे। अब अगेन लोग ये कह रहे हैं कि आप चीन से दोबारा दोस्ती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि मोदी जी जब पीएम बने थे तो शुरू के 5 साल में मोदी जी और जिनपिंग 18 बार मिले, लेकिन उसके बावजूद गलवान हुआ। और चीन पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट करता है, वो अभी भी भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट उसका चल रहा है। तो चीन पर हम रिलाई जब नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम अमेरिका के सामने चीन की तरफ दोबारा जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, इसका भी कोई सेंस है या नहीं है, खासतौर पर चीन का इतिहास देखते हुए? सेंस है, बात यह है, बट यस, जो आप पॉइंट करें बिल्कुल है। इसमें एक और इशू है, अभी अगर हम चाइना के सामने हाथ ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो चाइना को लगेगा कि देखो अमेरिका के प्रेशर में ये मेरे पास मजबूरी है इंडिया की मेरे से करना, तो चाइना हमसे हार्ड नेगोशिएट करेगा। तो हमारी डिप्लोमेसी सिचुएशन परेशानी है कि यस, हम चाहते हैं चाइना से, क्योंकि अगर ये सारा समीकरण बन रहे हैं तो हमारे बेनिफिट में है कि चाइना और हमारे रिश्ते भी थोड़े अच्छे हो। हमें चाइना से दोस्ती या भाईचारा थोड़ी करना है, हमें तो वर्किंग रिलेशनशिप करनी है। हमें तो ये चाहिए तुम जियो, हमें जीने दो, हम जीते हैं, तुम्हें जीने देते हैं, और आपस में ट्रेड करो। हमें हिंदू चीनी भाई भाई नहीं चाहिए, वर्किंग चाहिए ना। पर उस पोजीशन में पहुंचने का बड़े अभी लंबा समय है। एट द सेम टाइम यस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, रशिया को हम कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक है हमारा बहुत, बट 2-3 चीजें, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दिखता है कि रशिया की जो मिलिट्री और जो सुपर पावर थी उतनी नहीं थी, इसकी टेक्नोलॉजीज ओल्ड हैं, राइट, बड़े सारे वेपन सिस्टम्स, हम डिफेंस खरीदते हैं, आगे कितना दे पाएगा, खुद की वॉर में है, वो हमें देखना है ऑल्सो, राइट। एंड रशिया धीरे धीरे चाइना की तरफ क्लोज जा रहा है। रशिया और चाइना इस समय काफ़ी क्लोज हो गए हैं, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी इतनी बड़ी 20 ट्रिलियन, रशिया 2-2.5 ट्रिलियन। रशिया में जितनी कारें हैं इस समय सारी चाइनीज़ चल रही हैं, जितनी अमेरिकन कंपनीज छोड़ के गई सारी चाइनीज़ कंपनीज आ गई हैं, सारी नहीं तो काफ़ी सारी आ गई हैं, राइट। चाइना बायर भी है रशिया के लिए, कंपोनेंट सप्लाई भी करता है इंजीनियरिंग के, चाहे उनमें से कुछ ये वेपन्स में लगाएं ना लगाएं, बट इंजीनियरिंग। तो रशिया और चाइना अब निकट आ रहे हैं, ये एक अनफॉर्चुनेट आउटकम है यूक्रेन वॉर का। 2 साल पहले इन लोगों ने लिमिटलेस फ्रेंडशिप की भी बात की। हाँ, या श्योर है। तो इस समय हमें सोचना, यस हम कहते हैं और हम कहते हैं कि रशिया से हमारे रिश्ते बड़े स्ट्रांग हैं, यस डेफिनेटली डीप हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट एक और रियलिटी हो रही है कि रशिया भी हमसे अब उतना दिल खोल के हमारे साथ नहीं है जो एक समय में था, रहेगा। तो ऐसे में हमें नो डाउट हमें रिश्ते बढ़ाने, एंगेजमेंट रखनी है, बढ़ानी है सबसे, अपनी कुछ शर्तों को एडजस्ट करके वो भी एडजस्ट करें, हम भी एडजस्ट करें। अभी प्राइम मिनिस्टर यस एससीओ जा रहे हैं इस महीने के एंड पे, एक्चुअली उसके 2 दिन बाद मैं दोबारा चाइना जा रहा हूँ, उसी एससीओ समिट की फाइनल कंक्लूजन में। तो इंडिया को यस चाइना के अपने रिश्ते, देखिए चाइना और इंडिया की मैं कहता हूँ वी हैव 2.5 प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम है हमारी बाउंड्री, राइट। दूसरी प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है आतंक को लेकर के, और 0.5 मैं कहूँगा तिब्बत, द इशू ऑफ तिब्बत, राइट, दैट्स आल्सो देयर एंड ऑल। तो 2.5 इश्यूज हैं हमारी।
इनमें से हमें अगर बाउंड्री सॉल्व हो जाए थ्योरेटिकली तो काफी कुछ होगा, पर बाउंड्री सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं मेरे पास, हमारा थिंक टैंक, हम कहता भी उनको, उसको डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वांट, बट बाउंड्री पे हमें मैनेज करना है। चाइना भी उधर धीरे धीरे थोड़ा नरम पड़ रहा है, बट इसी ये चाइना की भी तो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा नरम पड़े हम पे, हमको अमेरिका से दूर खींचे, राइट। तो इस समय जितने देश हैं सब एक दूसरे को, रशिया भी हमारे साथ जो है, रशिया भी देखता है, पर रशिया भी हमसे कह रहा है कि तुम अमेरिका से दूरी बनाओ, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। तो सर यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ऐसे मौके पर भारत की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? वो सवाल इसलिए क्योंकि जब गलवान वाला इशू हुआ या उसके आसपास जब क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, तो उसके पीछे अमेरिका की सोच थी कि इस एरिया में चाइना को काउंटर करने के लिए हम क्वाड बनाते हैं ताकि एशिया में चीन का उस तरह से दबदबा ना रहे। लेकिन फिर जब हम ब्रिक्स में जाते हैं, फिर वहाँ पर एक अमेरिका को लगता है कि तो मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। फिर एससीओ समिट होता है जो कि बनाई ईयू और अमेरिका की जो ताकत थी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हो सकता है कोई कहे कि भारत तो बड़ा शातिर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि भारत ज़्यादा, यूं कहें कि शायद ज़्यादा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग इसे ऑफेंड भी हो जाते हैं। इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्वाड में रहकर चाइना को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रिक्स में रहकर यूएस को भी कंट्रोल कर रहे हैं? कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, मल्टीपोलैरिटी है, बट आप जो बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली ये एक और परसेप्शन इंडिया का बनता जा रहा है अमेरिका में और यो वेस्ट में, मैं कहूँगा, या दुनिया में। जो आपने वर्ड यूज़ करा ना कि स्मार्ट बनते हैं, हम इम्प्रेशन ये हो रहा है कि इंडिया ओवर स्मार्ट अपने को समझता है। ये इम्प्रेशन इस समय परसेप्शन जा रहा है कि मतलब वहाँ पर बन चुका है काफ़ी देशों में, और इसके चलते डेफिनेटली यस जो भी वो देखें, पर पॉइंट इसकी हमें करना पड़ रहा है और हम करेंगे। बट यस यू आर राइट, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि शायद हमें कभी वन साइड, वन वे और द अदर चूज करना पड़ेगा, या ब्रिक्स को, या तो हम ब्रिक्स को मॉडरेट कर दें, उनको हम कहते तो हैं कि इट्स नॉट एंटी अमेरिकन, इट्स अ नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग, ये कहा जाता है, राइट। एससीओ को भी ऐसे ही कहते हैं, इट्स नॉट एंटी वेस्ट बट इट्स नॉन वेस्ट ग्रुपिंग। तो ये ग्रुपिंग्स बढ़ेंगी क्योंकि अमेरिका जो कर रहा है, बाय द वे, अमेरिका के प्रेशर में सब देश अब दुनिया के अपनी अगेन क्लस्टरिंग कर रहे हैं। मेरा ये मानना कहना है कि अभी ये जो वक्त हम जी रहे हैं कोविड के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद, मैं इसको कहता हूँ इट्स अ न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ये मैट्रिक्स है, सब कनेक्टेड है कहीं का, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इस समय। तो इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन, मान लो ब्रिक्स अपने को खड़ा कर रहा है, देख रहा है, एससीओ समिट अपने को खड़ा कर रहा है, वहाँ अमेरिका इस सारे मामले को अपने हिसाब से बैठाना चाहता है ना। अमेरिका तो वर्ल्ड ऑर्डर नया अपना बना रहा है कि दुनिया ऐसे चले। तो ये जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें हम डेफिनेटली मल्टीपल पार्टनरशिप्स करेंगे और करनी भी चाहिए हमें, डीपर मल्टीपल करेंगे हम। बट यस, हमें रियलिटी भी समझनी चाहिए कि हम एक सुपर पावर नहीं है, हम एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर भी नहीं है, जो कि टॉप 2 है इस समय दुनिया के, अमेरिका और चाइना। उन दो रियलिटीज को देखते हुए हमें, मेरे ख्याल से, हंकर डाउन होके मेहनत करनी चाहिए, बाहर भी और देश के अंदर भी। हमें बहुत मेहनत करनी है, देश के अंदर भी और बाहर भी, हमारी डिप्लोमेसी को। अमेरिका से जो ये चल रहा है सारा, मेरा तो ये कहना है कि इस समय हमारे को करीब 100 डिप्लोमेट और लगा देने चाहिए अमेरिका के अंदर। भाई अमेरिका को समझो, अमेरिका के नेटवर्क्स देखो, ट्रंप के इन्फ्लुएंशियल लोग कौन हैं। ये जो जनरल मुनीर है, इसने कैसे पहुंचा है ट्रंप के इनर सर्कल में, आपको ऑब्वियसली शायद पता होगा, आपके दर्शकों को भी। बिल्कुल मल्टीपल एंगल्स हैं, बट एक बात ये हुई कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी काउंसिल खोली, ओके। इधर ट्रंप ने इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग के दौरान, इसको क्रिप्टो करेंसी में इतना विश्वास है ट्रंप को, इसने कंपनी बनाई वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें ट्रंप खुद है, इसका बेटा एरिक है और छोटा बेटा बैरन है। ये 3 पार्टनर्स, 60% कंपनी का इनके पास। और स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप का गोल्फिंग फ्रेंड है और मीडिएटर है, उसको जहां से मिली, हाँ, उसका बेटा जैक विटकॉफ इनका पार्टनर है। जैक विटकॉफ को इन्होंने इनवाइट करा, उसका नेटवर्क ढूंढ के, जान पहचान, बिनांस का एक फाउंडर के थ्रू जो भी,
कि भाई आओ MOU करो, हमें कंसल्टिंग दो तुम। उस डील में इन्होंने करीब $20 मिलियन का फायदा हुआ ट्रंप की कंपनी को। पर बात ये हुआ कि ज़ैक विटकॉफ वहाँ आया, मुनीर से मिला, शाहबाज शरीफ से मिला, रेड कारपेट ट्रीटमेंट हुई, डिनर ये वो हुआ। वो इनका एक इनर नेटवर्क बन गया टू रीच इनर सर्कल ऑफ ट्रंप। तो इन्वेस्ट करना है पड़ेगा, हमारी डिप्लोमेसी वो कर रहे हैं हम, नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा। ट्रंप अभी 4 साल है, आए हुए मात्र 4-6 महीने हुए हैं, भी 3.5 साल हो। ओके, तो इसमें हमें ट्रंप को समझना होगा, ट्रंप के इनर सर्कल को, उसके इन्फ्लुएंसर्स को, उसकी सोच को, इन सब चीज़ों को देख करके हमें जो भी करना है, बट हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में। बिल्कुल, मैं मुनीर वाले पॉइंट पे आऊँगा सर, लेकिन एक सवाल मुझे लग रहा है जी, इस पूरी डिस्कशन में जो पूरा एक लॉजिकल एंड पे जाता है वो ये कि कोई भी कंट्री अगर नॉन अलाइंड रहना भी चाहती है, जैसे इंडिया शुरू से कहते हैं हम तो सॉवरेन हैं, हम किसी के साथ नहीं, हम किसी ग्रुप में नहीं है, लेकिन क्या कोई भी देश जब तक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है तब तक क्या वो डिप्लोमेटिकली भी हो सकता है? क्योंकि आप तो कह दें कि हम किसी ग्रुप में नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना पे भी डिपेंडेंट हैं, आप यूएस पे भी डिपेंडेंट हैं, तो जिस पे डिपेंडेंट है अगर उसने सप्लाई चेन कहीं ना कहीं बाधित की या रोकी, फिर आप क्या करेंगे? एब्सोल्युटली। पर देखिए असलियत ये भी है कि कोई भी देश इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई देश इंडिपेंडेंट नहीं इकोनॉमिकली, अमेरिका भी नहीं है। नहीं, लेकिन सर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि चाइना पर भी ज्यादा टैरिफ ट्रंप ने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि उसे पता है कि अगर चाइना ने सप्लाई चेन में कहीं अड़ंगा अड़ाया तो उसका नुकसान जो यूएस को होगा वो यूएस झेल नहीं पाएगा, इसलिए वह टैरिफ 30 पे रोक दिया। अमेरिका को लगा कि भारत पर ऐसी कोई हम डिपेंडेंट नहीं है, टेक्सटाइल लेते हैं वो तो चलो हम बांग्लादेश से भी ले लेंगे, कहीं और से भी ले लेंगे, इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ओह एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास ऐसा कोई लीवरेज नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास ऐसा कोई लीवरेज नहीं है जो कि हम लीवर की तरह इस्तेमाल कर सकें अमेरिका के साथ। ओके, हमारी लीवरेज जो है 2 थी। यस, एक थी कि एशिया में हम चाइना को पुश बैक कर सकते हैं कि अमेरिका चाइना की एक्सपेंशन को रोकने के लिए भारत से पार्टनर हो स्ट्रांग, तो चाइना की एक्सपेंशन रुकेगी। एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में था और है भी कि इंडिया को इसलिए अच्छे रिलेशंस बनाओ ताकि वो चाइना को पुश बैक कर दे। एंड सेकेंड, इंडिया की मार्केट। अब जो फिलहाल दिखता है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे जो दिख रहा है, इन्होंने एक वो प्रिंसिपल जो था ना कि इंडिया हमें चाहिए टू पुश बैक चाइना, इन्होंने उसको साइड दरकिनार कर दिया है। ट्रंप ने सोचता है कि चाइना से मैं खुद डील करके मैं चाइना को मैनेज कर लूंगा, मुझे इंडिया नहीं चाहिए चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए। राइट, एक वो हो गया है। बट यस, इंडिया की मार्केट है अभी बड़ी, तो आने वाले समय में अभी जो भी चल रहा है, कॉरपोरेट अमेरिका ट्रंप के रहते हुए या जब ट्रंप चले जाएं, कॉरपोरेट अमेरिका बिना इंडिया की मार्केट के रह नहीं पाएगा, यानी कि दे विल वांट वेरी मच टू कम एंड बी इन द इंडियन मार्केट। तो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अभी जैसे भी हैं, तभी मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट करते रहो। ओके, ट्रंप चला जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, हमें लॉन्ग टर्म में अमेरिकन कॉरपोरेट एंड हमारे ट्रेड बढ़ेगा। ओके, बट फिलहाल के लिए ये सिचुएशन है। हाँ, लेकिन फिलहाल सर जो डेडलॉक अभी आ गया है, क्योंकि यूएस भी यहाँ से एकदम से तो पीछे हटेगा नहीं जब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं, और भारत के लिए भी एज ए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा देश है, हमें भी तो अपनी गैरत को बचाना है ना। तो कुछ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर अब 27 अगस्त को 50% 25% और टैरिफ इंप्लीमेंट यूएस करता है तो भारत को भी बदले की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप वीक दिखोगे। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या भारत को भी इस तरह से 50% टैरिफ फिर यूएस पे लगाना चाहिए? वेरी ट्रू, वो क्वेश्चन है बिल्कुल। पहली बात तो डेफिनेटली देखिए, पीछे जो हुआ सो हुआ पे मैं नहीं जाता, पर अब जो हो गया इस समय भारत नहीं झुक सकता और ना ही हमें झुकना चाहिए। ये हमारे लॉन्ग टर्म, हमारी नेशन, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन की एक क्रिटिकल मोमेंट है। अभी 27 अगस्त में दिन है, एक और बात है। और आज बाय द वे मुनीर ने एक बात कही है जिसके चलते मुझे लगता है कि ट्रंप उससे उखड़ जाएगा। ये मैं आपके शो में पहली बार कह रहा हूं, अभी क्योंकि हुई है, मेरे हिसाब से ये है होगा। मुनीर ने आज या कल कहा फ्लोरिडा में कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने साथ हम आधी दुनिया को ले जाएंगे। मुनीर ने कल ये कहा कि अगर इंडिया से हुआ तो हम तो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे एंड वी विल गो डाउन एंड हाफ द वर्ल्ड विल गो डाउन विद अस। अब मेरे ख्याल से यहाँ हमारी स्मार्टनेस आनी चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी की ऑलरेडी चालू हो गई होगी। ट्रंप को ये बताओ भैया, तुम तो बनना चाहते हो प्रेसिडेंट ऑफ पीस, तुम अजरबैजान आर्मेनिया का शांति कराई, कंबोडिया थाईलैंड कराई, यूक्रेन करा रहे हो, भारत भी।
और ये बंदा कह रहा है कि मैं आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबूंगा, वो भी यूएस में खड़ा होके, वो भी यूएस में खड़ा होके ये कह रहा है कि हमारा कुछ, ये नहीं कह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान हम दोनों खत्म हो जाएंगे, चलो वो भी ठीक था, ये कह रहा है कि आधी दुनिया हमारे साथ नीचे डूब बर्बाद हो जाएगी। इसको ट्रंप के जहन में लाओ और ट्रंप उखड़ जाएगा इससे। ट्रंप यहां तक उखड़ सकता है इससे, इसे बोलेगा अब तू वापस जा, और इंडिया बोले पाकिस्तान की जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है अमेरिका टेक ओवर करो। लेकिन सर इसी मुनीर को सिर तो अमेरिका नहीं चढ़ा है। अमेरिका के खुद एक्सपर्ट्स इस बात पे हैरान है कि हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ है कि कोई मिलिट्री डिक्टेटर, उसको ओवल ऑफिस में अब 2 घंटे तक वो रहता है और आप उसका मान सम्मान करते हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं तर्क से बाहर या रैशनल नहीं इस पे कोई दिखता ना, तो सर पर तो उन्होंने चढ़ाया। जी श्योर हो चढ़ा है, बट ट्रंप बड़ा अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट है, ये पॉलिटिशियन नहीं था, एक नए टाइप का, इसको जब मन करता है बैठ गया लंबा तो गोल्फ आ जाओ मेरे साथ गोल्फ खेलो, गोल्फ में मीटिंग करो, तो वो चढ़ाए सर पे, राइट, फेयर ना। बट आई एम सेइंग जो इसे कल स्टेटमेंट दी है, मेरे विचार से मुनीर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी सर। और ये बीच में आपको रोक रहा हूँ, क्या ये किसी शय पर दी है या अपने आप ही मुनीर ने दे दी है? इसके पीछे आपको कोई रणनीति लगती? शय रणनीति तो मुझे कुछ नहीं दिखती, मुझे लगता है इसने खुद ही अपने जहन में जुनून में आके कह दिया, इसने इतनी बेवकूफ़ी की बात कर दी अपने लिए कि अगर हम गए तो हमारे साथ आधी दुनिया डूबेगी। अब वहाँ ट्रंप दुनिया में शांति दूत बना बैठा है, नोबेल प्राइज मांग रहा है, अब उसको एहसास हो कि बॉस ये बंदा तो ऐसा सिरफिरा हो गया, ये तो कहता है कि अगर होगा तो लड़ाई होगी तो हम भी जाएंगे और हम औरों को भी ले जाएंगे, ये केवल ये नहीं कह रहे हैं इंडिया को खत्म कर दूंगा। तो ट्रंप, तुम्हें अगर अपनी वो रखनी है, अपनी इज्जत और साख रखनी है और पीस के तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, मुनीर को साइड लाइन करो, कट डाउन करो, उसे बोलो लाइन पे आ जा, उसे उखड़ जाएगा, उखड़ सकता भी है, कह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, क्योंकि वो फैक्टर प्ले कर रहा है। अगले 10-15 दिन देखिए, महीना देखिए चलिए कि ट्रंप टूवर्ड्स मुनीर, उसकी इस स्टेटमेंट को तो इस समय इमीडिएटली ट्वीट कर सकता है ट्रंप, टू सोच व्हाट इज ही सेइंग, इज ही गॉन ऑफ हिज रॉकर समथिंग, बूम बूम बूम, मुनीर स्टॉप सेइंग दिस। लेकिन सर ट्रंप जिस तरह की उनकी फितरत है या सोच, आपको लगता है कि वो ऐसा आदमी है जो किसी की स्टेटमेंट से प्रभावित होने वाला है? क्योंकि अगर अमेरिका या ट्रंप पाकिस्तान को देखते हैं, उनको ये लगता है कि अच्छा ईरान में हो सकता है हमें कल को इनकी ज़रूरत आन पड़े, या हो सकता है भारत को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़े, या चीन को एकदम से एक्सेस मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट ना पड़े, इसलिए वो उस नज़र से वो पाकिस्तान को देखते हैं। क्या वो दिल पे लेने वाले हैं कोई स्टेटमेंट को? आप एब्सोल्युटली राइट हैं कि ईरान का एंगल, मुनीर ने उन्हें वही बेचा कि ईरान से तुम्हें जाना हो, वेपन्स भिजवा दूंगा अंदर, सिविल वॉर करवा लो, चाइना से दूर करो इत्यादि, वो है। बट ट्रंप हर चीज को दिल पे लेते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं सर? किसी की कोई स्टेटमेंट आए उन्हें उसके नोटिस में आनी चाहिए, बात है कि उसके जहन में आनी चाहिए, और फिर वो अपना रिएक्शन बेधधक देता है। तो मोदी जी ने जो अभी तक उनको नोबेल प्राइज देने की बात नहीं की, उसको भी उन्होंने दिल पे ले लिया लग रहा है। हाँ, उसको उन्होंने शायद दिल पे ले लिया, हो सकता है, पर हो सकता है इतना ना भी लिया हो, उसको ओवरऑल उसको मुनीर ज्यादा खेल गया, मुनीर ज्यादा खेल गया, राइट। एंड यस, हमने जो क्लियर कट कहा कि कोई मीडिएशन नहीं थी, नोबेल प्राइज तो छोड़ो, हमने तो कह दिया ना तुमने इसने मीडिएशन ही नहीं करी, और वो बार बार उसी बात पे कर रहा है। हमें मेरे ख्याल से बोल देना चाहिए था एक बार, फिर हमें चुप हो जाना चाहिए था, उसे अपनी ख्याली पुलाव में रहने दो। एक और चीज है, ट्रंप की हर स्टेटमेंट को जरूरी नहीं सीरियसली लो, इग्नोर भी कर सकते हो, पर कई चीजें इसकी जो है कहता है उनको सीरियसली लेना चाहिए, नो डाउट। रविंद्र सर, एक जो बात की जा रही है वो ये कि जो ट्रंप या अमेरिका भी भारत की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसका एक रीज़न ये भी है कि रूस को किसी तरह से वो शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं कर पा रहा अमेरिका, है ना। पूरी कोशिश करके देख ली, याद है जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे या बनने वाले, तब उन्होंने कहा था मैं तो 1 दिन में पीस करवा दूंगा इनके यूक्रेन के बीच में, और आज इतना टाइम हो गया कुछ नहीं करवा पाए। अभी अलास्का में पुतिन के साथ इनकी मीटिंग है, आपको क्या लग रहा है उस मीटिंग के आउटकम से भी कुछ चीज़ें तय होने वाली हैं? और उस वो भी तो बहुत अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि आखिर किस बात पे पुतिन को मनवाएंगे ट्रंप? जी हाँ, आई मीन डेफिनेटली, बट नो डाउट अलास्का की मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, पर ये इस पूरी कहानी का अंत नहीं है रशिया यूक्रेन का। पहली बात, अभी तक जो समझ आ रहा है वो ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं केवल, ये कहानी तो तब फाइनल होगी ना जब ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलके साइन करेंगे। तो अलास्का में हालांकि अभी कहा जा रहा है शायद ज़ेलेंस्की भी आए, पर पॉइंट इसकी अगर ट्रंप और पुतिन मिलते भी हैं, जो मिलना है इन्हें, पुतिन मुझे नहीं लगता कि कुछ गिव अप करेगा। पुतिन की जो डिमांड्स हैं फिलहाल की टेरिटरी सारी मेरी हो जाए, अभी जो कहा जा रहा है,
यूक्रेन नेटो कभी ज्वाइन ना करे, यूक्रेन अपनी आर्मी रिड्यूस करे, बढ़ाए नहीं, इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी पुतिन जो कह रहा है। और कोई फॉरेन पीस कीपिंग नहीं आना, ये बात हो रहा है EU के आ जाएंगे, नेटो के आ जाएंगे। बाय द वे उसमें इंडिया का स्कोप है, अगर ऐसी कोई डील बनती है और उसमें होता है कि कुछ बफर जोन में या डीमिलिटराइज जोन कोई बन जाए, उसमें कौन होंगे, अगर नेटो देशों के किसी के ना हुए, वो पुतिन डरा रहा, पर करना है तो उसमें इंडिया का एक रोल बनता है कायदे से, परंतु वो दूर की बात है। तो अभी अलास्का में जो मीटिंग होगी उसमें मुझे नहीं समझ, उसमें दो चीज़ें होंगी एक्चुअली अलास्का मीटिंग में। एक ट्रैक होगा यूक्रेन रशिया का पीस कैसे होना है, दूसरा ट्रैक होगा रशिया अमेरिका के रिश्ते, क्योंकि देखिए रशिया आएगा मेरे सैंक्शंस हटाओ, मेरा ये करो वो करो, और ट्रंप शायद ये दिखाना चाहेगा कि मैंने रशिया से एक बहुत बड़ी डील कर ली, हो सकता है मिनरल्स की, कि भाई माइनिंग कर लो, तेल की कुछ, तो अमेरिका रशिया एक ट्रैक चलेगा और रशिया यूक्रेन में जो होना है वो दूसरा ट्रैक चलेगा, राइट। इसकी आउटकम आई कैन नॉट से क्या होगा, पर मुझे चांस ज़्यादा दिखता है कि ये खिंचेगी बात आगे। ये एंड तो तब होगी इसका, अगर आप इमेजिन करें फाइनल वर्जन तो तब होगा कि व्हाइट हाउस में ट्रंप है, एक तरफ पुतिन है, एक तरफ ज़ेलेंस्की है, दोनों साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट ट्रंप की उपस्थिति में। ट्रंप को तो वो चाहिए, लेकिन वो होने वाला नहीं, वो अभी नहीं दिखता। पुतिन आई डोंट थिंक। एक और चीज़ है, अमेरिका सोचता है कि ये गेम है टेरिटरी की, कि रशिया टेरिटरी चाहता है। ये गेम रशिया के लिए टेरिटरी की नहीं है, ये गेम रशिया के लिए अपने नेशनलिज्म की है। रशिया के अंदर भी नेशनलिज्म बहुत बहुत जोर पकड़ चुका है और ये गेम दूसरी है। तो पुतिन इसको खींचेगा, स्ट्रेच करेगा, तो फिर चांस ये है कि यही माहौल चलता रहेगा। तो जो भारत के संदर्भ की बात है, हाँ अगर अलास्का में मीटिंग हो जाती है, सब सुख शांति हो जाता है, तो हमारे तेल के टैरिफ गए नहीं होना चाहिए फिर तो, भाई वही प्रॉब्लम थी, नहीं होना चाहिए ना। हाँ, बट उसका मुझे चांस बहुत बहुत कम दिखता है। इसमें क्या सर एक सिचुएशन ये बन सकती है, क्योंकि जेलेंस्की तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा भी भैया कि मुझे भी तो मीटिंग में शामिल करो, मैं भी तो एक पार्टी हूँ, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से ट्रंप के तेवर हैं, क्योंकि ट्रंप को ये तो समझ में आ गया कि पुतिन की मैं बात तो नहीं मरोड़ पाया इतने टाइम से, उन्हें कन्विंस तो नहीं कर पाया किस चीज़ की, और उन्हें ये भी दिखाना है कि मैंने कोई एक समझौता करवाया, तो समझौता फिर यही हो सकता है जो पुतिन की शर्तें हैं कि जो ईस्टर्न टेरिटरी है जो हमने कब्जाई की है वो हमें दे दो, और फिर उसके बाद जो यूक्रेन का पार्ट होगा वो फिर नेटो का पार्ट नहीं बनेगा, है ना। तो क्या ऐसी भी कोई गुंजाइश दिखती है कि सिर्फ पुतिन की शर्तों पर ट्रंप मान जाए और जेलेंस्की को आउट ही कर दें, लेकिन क्या उसके लिए EU तैयार होगा? उसके लिए EU तो छोड़िए, जेलेंस्की खुद नहीं तैयार हो पाएगा। लेकिन जेलेंस्की का तैयार ना होना क्या मैटर करता है? फिर नहीं मैटर करेगा, इस मामले में करेगा। भाई उनके देश का हिस्सा ही आप एक पूरा बूम डिसाइड कर दे रहे हो। अब बात अलग है कि ट्रंप जेलेंस्की पे कितना प्रेशर डाले कि तू इस बात को मान जा, मैं तुझे ये बेनिफिट देता हूँ, वैसी ही डील बनाएगा ना अगर हुआ, बट चांस कम है। यू आर राइट कि देखिए जिंदगी में दो चीज होती हैं, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, पॉसिबल तो ये है कि हम दोनों इस समय बैठे हैं और हम गायब हो जाएं, ये कमरा जीरो हो जाए, लाल आग लग जाए, कुछ। प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है? चांस आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप सडनली वैनिश हो जाओ या मैं हो जाऊँ, नहीं बना। तो प्रोबेबिलिटी इज 0.001। तो ये जो सिनेरियो है कि डील ऐसी हो जाए कि पुतिन के पास ये भी रहे, यूक्रेन की आर्मी भी डीमिलिटराइज हो जाए, कम हो जाए नंबर्स, राइट, नेटो में ना भी जाए, पॉसिबल तो है, पर चांस कितना है? चांस मुझे बहुत कम दिखता है। बिल्कुल। क्या रॉबिन सर इसमें एक फैक्ट ये भी है, अगर मैं एक न्यूट्रल होकर थोड़ा सोचूं, भारत और अमेरिका की भी जो सिचुएशन है, क्या यूएस को ये भी इंप्रेशन मिला है कि इंडिया किसी भी पॉइंट पे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दे रहा? मसलन उनको लगता है कि ना तो भारत एक्सेप्ट कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ट्रंप ने सीजफायर करवाया, ना ही भारत अपने जो फार्मा सेक्टर है उसमें हमें एंट्री करने दे रहा है, कृषि क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में, ना उनको ये लग रहा है कि रशियन ऑयल पर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो क्या ये भी इंप्रेशन यूएस को है कि भारत किसी भी पॉइंट पे उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है? और चौथी बात इसमें ये भी कि अमेरिका ने भारत को एशिया में इस रूप में देखा था कि भारत चीन को काउंटर करेगा,
लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि भारत ने उस तरह से भी चीन के साथ अपने संबंध खराब नहीं किए, और अमेरिका की एक शिकायत ये भी रही कि आप कुछ करते क्यों नहीं। हालांकि बीच बीच में कुछ चीज़ें होती हैं, जब खांडू ने कहा कि जो हमारा बॉर्डर है वो चीन से नहीं लगता, तिब्बत से लगता है, जब मोदी जी दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, या किरण रिजिजू वहाँ जाते हैं धर्मशाला में, तब लगता है कि शायद भारत अमेरिका के दबाव में कुछ कर रहा है, लेकिन फिर वो फिजल आउट हो जाती है। इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आई कम्प्लीटली एग्री, जो आपने कहे, जितने सारे पॉइंट्स कहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो फिलहाल ट्रंप के अंदर है, उन्हें लगता है कि इंडिया हमारे साथ ताल से ताल मिला के नहीं चल रहा है, विदाउट डाउट। और चाइना वाली जो बात जैसे मैं पहले कह रहा था, ट्रंप ने शायद ये डिसाइड कर लिया है कि वही थी कि इंडिया एक काउंटर बैलेंस है चाइना का जियोपॉलिटिकली। उन्हें ये लगता है फिलहाल के लिए मैं चाइना को खुद ही मैनेज कर लूँगा, इंडिया की उतना महत्व नहीं है शायद, हालांकि है, असलियत में है, मार्केट भी है, वो हैं सारे फैक्टर्स, बट अभी शॉर्ट टर्म में आई थिंक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या ट्रंप के अंडर वैसी जा रही है। अदरवाइज ओवरऑल अमेरिका हमें समझता था, एडजस्ट करता था, बाइडन थे जैसे पहले, राइट, ट्रंप भी पहली टर्म पे हमसे एडजस्ट कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, राइट। बट इस टर्म में आकर के ट्रंप ने एक क्लियर कट अपनी दुनिया को एक रीअरेंज करने की ठानी हुई है कि ऐसे ही चलेगी हमारी फॉरेन पॉलिसी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई देश मेरा अच्छा दोस्त हो, पुराना दोस्त हो, अलाई हो। जापान को देखिए उसने कैसे आर्म ट्विस्ट करा, ओके, राइस के मामले में लेके, यूरोपियन यूनियन को तुम कह रहे थे, प्लाजा अकॉर्ड किया था 80s में उसके साथ। आप कनाडा को देखिए, जर्मनी को देखिए। तो ट्रंप अपने फ्रेंड्स और अलाइज की कोई वो नहीं रख रहा, वो ये रख रहा है कि मेरे को फिलहाल में जो चाहिए आप मेरे हिसाब से चलो, और इंडिया उन हर चीज़ में, काफ़ी चीज़ों में अमेरिका के उस हिसाब से नहीं चलता, तो वो एक उनको थोड़ी इरिटेशन है, विदाउट डाउट, यस। तो सर फिर ये इंडिया जो यूएस के जो रिलेशन पिछले 25 सालों में लोग कह रहे थे लगातार इंप्रूव हो रहे हैं क्लिंटन के टाइम से, क्या मान सकते हैं कि अब वो अपने फिलहाल 25 सालों में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे दोबारा आ गए हैं? ये इन 25 सालों में जो काम हुआ था कहीं ना कहीं ट्रंप के इस रवैये ने, इस आक्रामक रवैये ने उस पर थोड़ा पानी फेरा है? जी हाँ, यस। पिछले 25 सालों में देखिए, हमने 98 में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, हम पे फिर सैंक्शंस लग गई थी, बट वो धीरे धीरे हटती गई, क्लिंटन इंडिया आए, तब रिश्ते फिर थोड़े बैलेंस होने शुरू हुए। हमारा और अमेरिका का सबसे एक मेन मुद्दा ये रहा है पहले से, और अब वो फिर से उठ गया है, आपस में ट्रस्ट। हम अमेरिका को पहले ट्रस्ट नहीं करते थे और अमेरिका हमें ट्रस्ट नहीं करता था, राइट। ये जो यूएस की इंडिया की न्यूक्लियर डील हुई थी, बाय द वे उस न्यूक्लियर डील में मैंने काफ़ी कुछ रोल हमने प्ले करा, मैं तब यूएस में था, और अभी भी यूएस इंडिया के बीच में हमारा लॉबी ग्रुप, हमने काफ़ी वहाँ के कांग्रेसमैन और यहाँ के मिनिस्टर्स, एमपीज़ के ब्रिज करी कम्युनिकेशन। तो उसको एक न्यूक्लियर या एनर्जी डील नहीं माना जा रहा था केवल, उसे कहा जा रहा था एटम्स फॉर पीस एंड ट्रस्ट, एटम्स फॉर पीस एंड ट्रस्ट। तो उसके बाद यस, इंडिया और यूएस के रिश्ते स्ट्रेटेजिक, हमारा ट्रस्ट बढ़ा और काफ़ी अलग लेवल पे आ गए, इंक्लूडिंग शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे हालांकि अभी तक पूरी नहीं हुई, बट काफ़ी ज़्यादा और टेक्नोलॉजी शेयर होने लगी। हमने कई एग्रीमेंट्स करी इनके साथ, लॉजिस्टिक्स की, कम्युनिकेशंस की आपस में, राइट। तो वो डीप और वाइडर होती जा रही थी हमारे रिश्ते, राइट, ट्रस्ट बढ़ रहा था। अब जो ट्रंप ने करा है, मेरे ख्याल से इसने उस ट्रस्ट को इरोड कर दिया। अब इंडिया को बहुत लंबा समय लगेगा फिर से अमेरिका को ट्रस्ट करने में, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, वील गेट बैक टू अ वर्किंग रिलेशनशिप, ऐसी बात नहीं है, बट जो हम सोच रहे थे जिस लेवल का ट्रस्ट, अब आई थिंक हमारा पब्लिक ओपिनियन भी और हमारे लीडर्स भी अमेरिका को हम इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे इन एपिसोड्स के बाद। आई थिंक वो एक हो गया है फैक्टर। बट एक और चीज़ है, आज की जो दुनिया है ना, बड़ी ये सिंपल हो गई, इन द सेंस कि हर देश को अपनी रियलिटी में जो दिखता है वो कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर अमेरिका को अपने सेल्फ इंटरेस्ट में दिखेगा भारत से और रिश्ते बढ़ाने, वो बढ़ाएगा। हमें दिख रहा है बढ़ाने हैं तो हम बढ़ाएंगे हमारे इंटरेस्ट में, राइट। तो अब बड़ी रॉ बेसिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं सारे देश, हम भी वो कर रहे हैं अब। लेकिन आपको नहीं लगता सर, ये जो ट्रंप की जो भी आर्थिक नीति है, दो धारी तलवार है। एक तरफ से वो टैरिफ इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि खुद अमेरिका के अंदर वो चीज़ें प्रोड्यूस हों, अगर चीज़ें महंगी होंगी तो वहीं पर उसका उत्पादन होगा।
दूसरी तरफ सवाल यह है कि अमेरिका में अगर वही चीज़ बनेगी तो वहाँ पर तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाएगी, और जो टैरिफ आपने बढ़ाया आखिर में वो बर्डन तो अमेरिका की पब्लिक पर ही पड़ेगा। और वहाँ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका में अगर यही हालात रहे तो वहाँ तो फिर से मंदी आ सकती है। तो इसे किस तरह से समझें, अगर, क्योंकि आप इकोनॉमिक एडवाइज़र भी हैं, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हमें ट्रंप की एक्चुअली टैरिफ स्ट्रैटेजी को रियली समझना पड़ेगा। इसकी टैरिफ स्ट्रैटेजी में ये बेतुकी नहीं है, इसका बड़ा लॉजिक है, और इसके 3 लॉजिक क्लियर हैं, पूरा जो इसका स्कीम है। पहली बात, टैरिफ लगाई तो अमेरिकी सरकार पे पैसा आएगा। वो बात अलग है कि वो पैसा अमेरिकन इंपोर्टर ही दे रहा है ड्यूटी के रूप में, बट अमेरिकी सरकार पे आ रहा है, और ट्रंप कह रहा है कि दूसरे देश हमें दे रहे हैं, जो भी है। इनका अंदाजा ये है कि इन टैरिफ्स के द्वारा ये अगले 10 वर्षों में करीब $6 ट्रिलियन पैसा अमेरिकन ट्रेजरी में ले आएंगे। एवरेज टैरिफ ये सोच रहे हैं 20%। अमेरिका करीब 3 ट्रिलियन सालाना इंपोर्ट करता है, तो $3 ट्रिलियन अगर सामान अमेरिका के अंदर आया, उसमें 20% ड्यूटी बनी, तो $600 बिलियन एक साल का हो गया, 10 साल का 6 ट्रिलियन। अभी जो अमेरिका का टैरिफ था 2.5% था एवरेज, तो $3 ट्रिलियन का 2.5% होता 70-75 बिलियन। तो पिछले साल तक आप मानिए अमेरिकी सरकार को करीब $80 बिलियन आ रहा था अपनी ट्रेजरी में टैरिफ्स के द्वारा। अब इनको इस साल आएगा 600 बिलियन। ओके, 1 तो एक तो इसको हुआ कि पैसा आ गया। अब बात ये हुई कि महंगाई हो रही है देश में, होगी कुछ समय। अब जैसे मानिए स्टील मैन्युफैक्चरर्स को तो फायदा होगा अमेरिका में, स्टील के जो बना रहे हैं उनको बाहर से महंगा स्टील आ रहा है, तो वो बना के अपना बेचेंगे, वो कमाएंगे। तो स्टील मैन्युफैक्चरर्स कमाएंगे, लेबर यूनियंस कमाएंगी फैक्ट्रीज में। बट जो स्टील बन के जाएगा कार बनाने में या एयरक्राफ्ट बनाने में, वो महंगा हो जाएगा, तो कार वालों को महंगाई पड़ेगी, कार मैन्युफैक्चरर्स को। कार मैन्युफैक्चरर्स की महंगाई पड़ेगी, तो इनका क्या मानना सोचना है कि जिन जिन सेक्टर्स में परेशानी हो ऐसी, उन सेक्टर्स में ये जो हम $600 बिलियन हर साल इकट्ठा करेंगे ना, किसी सेक्टर को $10 बिलियन, किसी को 5, किसी को 20 की हम सब्सिडी या टैक्स रिबेट्स दे देंगे। एक फॉर एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो गई। अब आप कार खरीदने गए, जो कार पहले मानो $20,000 की मिलती थी, अब वो 22 की मिल रही है। आप लोन ले रहे हैं, उस लोन का इंटरेस्ट कम कर दिया गया, ताकि जो कंज्यूमर है वो खरीद ले, उसे फर्क ना पड़े कुछ। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी हो गई इन्फ्लेशन को बचाने की। दूसरा इसके व्यू में ये है कि ये जो पैसा आया, इससे मैं टैक्सेस को लो करूं। इसमें ऑलरेडी कर दिया इनका बिग ब्यूटीफुल बिल जो है, इसमें टैक्स लो कर दिए है ना, टैक्स घटाए हैं देश में। बट अगर आपने देश में टैक्स घटाए हैं तो आपको खर्चे करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो फिर यहाँ पे जो पैसा आया ना, 50 बिलियन 100 बिलियन मानो, इस बकेट में डाल दिया आपने। तो इस हिसाब से ये अपना फेडरल बजट बैलेंस तो नहीं कहें पर मैनेज करने की सोचता है, इन्फ्लेशन को मैनेज करने की सोचता है कि मैं सेक्टर बाय सेक्टर, एग्रीकल्चर को कुछ नुकसान हो रहा है उनको मैं बेनिफिट दे दूं। और तीसरा जो लेग है इस ट्रायंगल का है तेल। तेल की कीमत ट्रंप कम रखना चाहता है, क्योंकि तेल जो है ट्रांसपोर्टेशन, डीजल वगैरह कंट्रीब्यूट्स टू द कॉस्ट, सारी ट्रांसपोर्टेशन 25%। तो इनका कैलकुलस है कि तेल की प्राइस हम कम रखें, ऑयल एंड गैस की। इन्फ्लेशन जो हो रही है जिन इंडस्ट्रीज में हो रही है, उनमें हम कुछ सब्सिडीज, टैक्स इंसेंटिव्स दे दें। प्लस ये एक्चुअली अमेरिकन कंपनी से प्रेशर भी डाल रहा है कि तुम अपनी कीमतें कम करो, कंज्यूमर पे कम जाए, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो, डजंट मैटर, वो करके वहाँ। और बजट का यहाँ तो टैरिफ को ये इस हिसाब से देखता है। और सबसे पहला तो इसका ये कि टैरिफ ये इसलिए पिछले 50 साल से, 1970 से, जब से ये अपना MBA करके, या हाँ MBA करा इसने ना वॉटन से, हाँ ये आया यहाँ पर, अपने फादर की कंपनी ज्वाइन करी। बाय द वे ये ऐसा नहीं है सेल्फ मेड, ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इसका फादर एक अच्छा खासा रियल एस्टेट डेवलपर था न्यूयॉर्क में, और वो पॉलिटिकली भी एक्टिव था, वो निक्सन वगैरह कैंपेन्स में कंट्रीब्यूट करता था। तो जब ये आया न्यूयॉर्क में, इसने अपने फादर की फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, तो इसके पास वो पूरा बेस था। हाँ, इसने उसको आगे बढ़ाया, जो भी कुछ करा। तो टैरिफ्स को लेके इसका हमेशा रहा है। 50 साल पहले ये न्यूयॉर्क टाइम्स में इसने एड्स निकाली या इंटरव्यूज देता था कि जापानी हमें लूट रहे हैं। 80s में जापानीज कार्स बहुत बिकनी शुरू हुई थी अमेरिका में। जापानीज बड़े बड़े स्काईस्केपर्स खरीद रहे थे, सोनी स्टूडियोज ने बड़े सारे स्टूडियोज खरीद लिए थे। तो इसका था कि देखो ये हमें लूट रहे हैं और हम नहीं बेच पा रहे। फिर ये 90s में कहता था कि अरब शेख हैं, ये हमें लूट रहे हैं, हमारे
गुड्स पर हम इनको ड्यूटी कम रखते हैं और हम जो इन पे बेचने जाते हैं इसमें बहुत टैक्स हाई लगा रखा है। तो इसका एक ज़िंदगी भर का एक ये जुनून है। तो अव्वल तो वो है कि ये अनफेयर है, मैं बराबर करूं सबको, बट उसके अलावा ये है कि जो पैसा है उस पैसे को मैं इन्फ्लेशन कम करने में लगाऊं, उस पैसे से मैं अपने फेडरल बजट का इस्तेमाल करूं, तेल की कीमत कम रहे। अब बातें कि ये सारी ये जगलिंग जो कर रहा है ये इसी में एक सवाल आपने निकलता, आपने कहा कि ट्रंप की कोशिश है तेल की कीमत कम रहे। सवाल यहाँ पर ही निकलता है, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जो ट्रंप को एतराज़ है कि भारत और चीन रशियन ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, अगर भारत और चीन रशिया से ऑयल ना खरीदेंगे और सिर्फ बाकी जगहों से खरीदेंगे तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी। ये तो ट्रंप की पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को सूट करता है कि भारत और जो चीन है वो रशिया से ऑयल खरीदे, फिर ऑब्जेक्शन क्यों है उनको? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। वो तो $150 पर बैरल चला जाएगा तेल। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल अब कितना जाएगा कह नहीं सकते, बट यस वो उसको खतरा है कि देखिए उसकी ये जो इक्वेशन है ना टैरिफ्स को लेके और डोमेस्टिक अमेरिकन इकोनॉमी, उसमें उसको जरूरी है कि तेल की कीमत कम रहे। ओके, अब उसके लिए वो क्या करेगा, रशिया से जो डील हो रही है उनसे कहेगा भैया साइबेरिया में ऑयल फील्ड्स हमारी कंपनीज को दे दो, ठीक है ना, प्रोडक्शन बढ़ा लो। ओके, ऑयल फील्ड्स और मिल गई। पाकिस्तान का जो कह रहा है हो ना हो उसको, अब ये इस समय ढूंढ रहा है फ्रेश ऑयल फील्ड्स, अच्छी टर्म्स में मिल जाए इनको, ताकि जो ये अगर खामियाजा हो रहा है, जो भी ऑयल मार्केट डायनामिक्स हो उस डायनामिक को ये कंट्रोल कर पाए ताकि ऑयल अमेरिका के लिए कम रहे। बिल्कुल। इसमें चर्चा को आखिरी तरफ लेकर जा रहा हूँ रविंद्र सर, और इसमें सर सवाल एक निकलता ये कि डिप्लोमेसी में आप ज़्यादा उसको बेहतर बताएंगे कि आज तक हम ये देखते थे कि कंट्रीज़ के आपस में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन होते थे, फिर भले प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, प्रेसिडेंट कोई भी हो, रिलेशन बने रहते थे, उनमें वो कंसिस्टेंसी रहती थी। अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर मोइजू चुन के आते हैं मालदीव में, पता चला वो मोदी के खिलाफ कैंपेन करके आए, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अब इनसे कैसे डील किया जाए। उसी तरह बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि पिछले के साथ तो हमारे अलग रिलेशन थे। और सेम अभी अमेरिका के साथ भी हो रहा है कि ट्रंप जो आए हैं, बाइडन सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भारत रशिया से खरीद रहा था, प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया, लेकिन ये अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई प्रेसिडेंट बदलता है उसके साथ ही उस देश की नीति भी बदल जाती है, तो वहां पर डिप्लोमेसी का कितना बड़ा चैलेंज आ जाता है? नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत बड़ा रोल होता है डिप्लोमेसी का। और उसके लिए तभी मैं कहता हूँ वंस अगेन, एज इन माई बुक मैंने जो कहा है 1/3 किताब है टिप्स ऑन हाउ टू टैकल ट्रंप। उसमें ये है कि आपको कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली अपने नेटवर्क्स बढ़ाने होते हैं उस देश में। हमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट देश है, राइट, प्रेसिडेंट बदले फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी कांग्रेस भी तो है, अमेरिकी कांग्रेस के कितने 435 मेंबर्स हैं, राइट, सेनेट 100 सेनेटर्स हैं, उनके साथ रिश्ते बढ़ाओ। ट्रंप के जो फ्रेंड्स हैं, इनर सर्कल्स हैं, उनसे अपनी कहानी उन तक पहुंचाओ। ओके, ट्रंप के साथ जो गोल्फ खेलते हैं उनमें से किसी से बना करके आगे करो। ट्रंप के बच्चों के, देखिए इसकी एक और चीज़ है, अपने बिजनेस में ये अपनी फैमिली को यूज़ करता है और उनका रखता है, अपनी पॉलिटिक्स में भी इसका स्टाइल है। तो ट्रंप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, उससे समझो कैसे क्रिप्टो करेंसी का उनकी जो बिजनेस है, मुनीर ने वही तो करा पाकिस्तान ने। तो डिप्लोमेसी को इन्वेस्ट करना है कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली इसके आसपास के पूरे इकोसिस्टम में। इस समय कौन सा कांग्रेसमैन इसके इसका फेवरेट ऑफ द मंथ है, कई बार होता है किसी से बड़ा खुश रहता है, इधर ग्रेट गाय करता रहता है, फिर अगले महीने उसको निकाल के किसी और से करता है। किसी कांग्रेसमैन के लिए जो इलेक्शन हो रही है वो ये वहाँ जाके उसको करता है, इसे जिताओ, दैट मीन्स वो कांग्रेसमैन इसके निकट है, उनको ट्रैक करो, उस कांग्रेसमैन से अपनी रिलेशंस और अपनी स्टोरी पहुँचाओ। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, बाकी थिंक टैंक्स, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया इन दैट कंट्री, सो एनी कंट्री जहाँ भी हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, वो भी हमें देखना है। बट ये डिप्लोमेसी को करना पड़ता है, करना चाहिए। ट्रैक 1, ट्रैक 2, डायस्पोरा है हमारा अमेरिका में, उसको एंगेज करो, हमें एंगेज करो, जो भी करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा और ज़रूरी हो गई हैं इस एज में डिप्लोमेसी के लिए। एक्सटर्नल, इंटरनल में एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड। मेरा ये मानना है कि हम जो भी कर रहे हैं इस वक्त में, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम है इंडिया के लिए, रियली चैलेंजिंग टाइम है।
हम काफ़ी चीज़ें करेंगे एक्सटर्नल, राइट, जैसे अपनी डिप्लोमेसी कॉन्टिन्यूस रहेंगे अमेरिका के साथ, चाहे जो भी हो। देखिए लॉन्ग टर्म में अमेरिकन कॉरपोरेट अमेरिका बिजनेस इंडिया से चाहेगा और वो आएगा, होगा, अभी चल रहा है। तो शांत रह के अपना काम करते रहो, और चाइना, रशिया, जिनसे जो बनाना है ब्रिक्स से बनाओ, सारा एक्सटर्नल काफ़ी करो। ये एक्सटर्नल चीज़ें, देश के अंदर हमें कुछ करना है ऑल्सो। और मेरे विचार से बाकी और जो भी चीज़ों की बात हो रही है, मेरा ये कहना है, इसके बारे में पिछले मैं 4-5 दिन से बार बार कह रहा हूँ, इंडिया को हफ्ते में 6 डे का वर्क वीक बना देना चाहिए। और इसका लॉजिक ये है कि अगर आप 5 की जगह 6 दिन चले गए तो आपका 20% लेबर बढ़ा, वर्क टाइम। उसको अगर आप ट्रांसलेट करते जाएं, उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। छठे दिन लोग थके होते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मेंटल स्ट्रेस वगैरह सारी चीज़ों को फैक्टर करते हुए अगर हम 1 साल के लिए 6 दिन का वर्क वीक कर दें, 1 साल के लिए हमारा जीडीपी 2% बढ़ जाएगा। ये एक नेशनल, इसमें कहूँगा इमरजेंसी है। हमें अपना कैरेक्टर दिखाना है दुनिया को भी कि हम खुद कर सकते हैं कुछ, बाकी जो बाहर हो। हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जापान और कोरिया ओवरनाइट नहीं बन गए जी, हाँ जी करके, मेहनत करी उन देशों ने भयानक रूप से। एशियन टाइगर जो कहलाने लगे, ताइवान, कोरिया। जर्मनी भी एक दिन में नहीं बन गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। चाइना जो आज का चाइना है, इसने 1980s में जब खुला फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, शुरू के कई वर्षों में चाइना ने पॉलिसी बना दी थी, आई थिंक 3 साल तक मेजर हार्ड वर्क। फिर अर्ली 2000s में चाइना ने अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिर एक धक्का लगाया। तो ये वक्त है मेरे ख्याल से हमें अपने देश के अंदर धक्का लगा के, मैं कह रहा हूँ 1 साल, हमें वो सेंटिमेंट और नेशनल कैरेक्टर, नेशनल स्पिरिट लानी है देश के अंदर। सो दैट्स वन। बाहर बाकी और चीज़ें, तो ये हमें 2 ट्रैक पे चलना पड़ेगा। यस, देश के अंदर हमें और चीज़ें भी करनी है, रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। काफ़ी इश्यूज है हमारे देश के अंदर भी। क्वालिटी इंप्रूव करें हम अपनी। भाई हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, हमारी क्वालिटी देखिए प्रोडक्ट्स की, ठीक है, बट बहुत अच्छी और हो सकती है, वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, राइट। तो बहुत और चीज़ें भी होनी है, रिफॉर्म्स होने हैं देश के अंदर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंसेस, लाइसेंसेस, जो भी। मैं उस पर नहीं जा रहा, पर सरकार वो भी करेगी। बट मेरा एक मानना है कि 6 डे वर्क वीक कर दो। चैलेंजेस हैं, 15 अगस्त आ रहे हैं, मोदी जी अनाउंस कर दें जी 1 साल के लिए राष्ट्र कंस्ट्रक्शन, हमने नाम दिया है इसको, यात्रा, राष्ट्र संकल्प यात्रा 1 साल की। ये देश के अंदर हम करें, देश के बाहर हमारी डिप्लोमेसी करें। हम देखिए, अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो दुनिया की नज़रों में हमारी इज्जत और जान बढ़ेगी। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल जो हर कोई भारतीय जानना चाहता है, दिक्कत लोगों को ये लगती है कि भारत में जो समस्या दिखती है वो दिखती है कि कोई भी जब समस्या खड़ी होती है तो वो समस्या का समाधान कैसे करना है नहीं सोचते। हम सोचते हैं समस्या को मैनेज कैसे करना है, और जब समस्या मैनेज होती है तो हम अपने पुराने कामों में फिर लग जाते हैं। जो मुझे होता दिख रहा है कि जैसे ही ये टैरिफ वाला आज मामला है, ये कल को पता चला कि रशिया और अमेरिका की कोई डील हो गई, ये टैरिफ 50% से कहीं सपोज 15% या 20% पे आ गए, तो फिर समस्या एक तरह से खत्म हो जाएगी और फिर पूरा देश अगले चुनावों में लग जाएगा। और फिर जो आप राष्ट्रबोध की बात कर रहे हैं, 6 डेज वीक की बात कर रहे हैं, देश को कैसे बड़ा करना है, चीन से कैसे बड़ी ताकत बनना है, या अपने पैरों पर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनना है, ये सारे सवाल पीछे चले जाएंगे। अगर किसी देश में चिंतन इस तरह से होता हो कि बस एक बार समस्या मैनेज हो जाए, फिर हर आदमी अगले चुनाव की तरफ चला जाता है, तो फिर देश तरक्की कैसे करेगा? क्योंकि ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये हवाई बात नहीं है, तो दिखता ही है। वेरी ट्रू, ये दिखता ही है। बट एक बात हो रहा है, दुनिया भर में हर जगह शायद यही है, बट हमें अपने देश का सोचना है। यू आर वेरी राइट। हमें देखिए, ओके, रशियन तेल का मामला भी अगर हट गया ना, 25% अभी ट्रेड का भी है, 25 होकर के या 15 आ जाएगा यूरोपियन यूनियन का, मान लो अभी, जबकि हम एग्री डेयरी खोलेंगे नहीं, तो 15 से 20 आएगा हमारा, अगर आए भी। पहले 2.5% था, अब 15 से 20 हो गया है परसेंट। 15 से 20% विल मीन 15 से 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कम। 15 से 20 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम मीन 15-20 लाख नौकरियां गई। 15-20 नहीं तो 10 झटका रहेगा। और ब्रिक्स अलग है अभी, ठीक है, दैट्स वन। तो बट यस, ये तो फिर हमारी लीडरशिप पे है ना। तभी मैं कह रहा हूँ, नेशंस और सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री में वक्त आते हैं जब आपको सबको एक कॉमन कैरेक्टर बनाना पड़ता है, बेल्ट बांधनी पड़ती है, जूते टाइट करो, बोलो नहीं हम अपने देश का कैरेक्टर ऐसा बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम आपदा में खड़े हो सकते हैं, राइट। और हम ये नहीं कि मैनेज करके चल दिए, नहीं,
क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने देश को बनाना है। तो आई थिंक हमारे लीडर्स की ये अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ओपिनियन लीडर्स की, और जो भी आप कहें सबकी, पॉलिटिकल लीडर्स, ओपिनियन लीडर्स। अभी कल अमिताभ कांत ने कहा, आई थिंक ही सेड दिस इज अ वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, राइट? ही इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एम सेइंग, कि वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, नीड है। लो, ये नहीं उठाया अगर हमने इस समय मौका, अगले 3-4 साल अगर हम ऐसे ही चलते रहे मैनेज करते करते, तो देखिएगा अगले 5-10 सालों में हम पीछे और होते जाएंगे, यानी कि और लोग ज़्यादा होंगे, हम भी चलेंगे बट हम उतना नहीं जाएंगे जितना ये वक्त है। कल आई थिंक और परसों उदय कोटक वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी के साथ, इंटरव्यू, आई सॉ दैट ही इज सेइंग द सेम थिंग, कि कंट्री के अंदर हमें हार्ड वर्क जो भी करना है। ओके, ये लोग ये नहीं कह रहे कि 6 डे वीक जो मैं कह रहा हूँ, राइट, बट ये भी कह रहे, तो पॉइंट इसकी खड़े होंगे हम, कैसे खड़े होंगे? हम घुटने नहीं टेकेंगे, नहीं टेकेंगे हम घुटने, पर हम कर क्या रहे हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, अपना हार्ड वर्क, हमें सिटीजन्स को और सरकार को भी, सरकारी दफ्तर 6 दिन काम करें, फाइलें पास करें फटाफट, अप्रूवल्स जल्दी करें, पुलिस के केसेस जल्दी सॉल्व हो, जुडिशरी में इतना बैकलॉग है जल्दी खत्म हो। ये सारे हमारे जो बॉटलनेक्स हैं देश के, इस बहाने 6 डे वर्क वीक के और इस डिबेट के बहाने मेरे ख्याल से कुछ को रखा जा सकता है सामने, और इस पे अमल होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम फिर अगली का इंतजार करेंगे, पर अब की बार मेरे ख्याल से हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया के जो समीकरण बदल रहे हैं, और ट्रंप अभी अगले 3.5 साल है, तो अभी ये किसी पे कुछ कह रहा है, अभी ये ब्रिक्स पे कुछ कह देगा, ब्रिक्स की अगली मीटिंग होगी, हमने वहाँ जयशंकर जी की मीटिंग में उन्होंने किसी डायलॉग में ये कह दिया कि यस डॉलर वी आर थिंकिंग ऑल्टरनेट करेंसी, अगले दिन आ जाएगा 25% टैरिफ लगा रहा हूँ मैं। तो हमें ये एक तरह से, यू राइट, एक तरह से अब जो है ये एक कांस्टेंट आपदा है अगले 4 साल तक, हमें उस विचार से जाना चाहिए, ये ऐसे नहीं चली जाएगी, अगले 4 साल तक रही। मतलब हम उस मुहाने पर पहुंच गए हैं जहां बड़े सवालों से अब हम मुंह नहीं मोड़ सकते, हमें रियलिटी फेस करनी होगी कि ये सिचुएशन है। आप पैसा नहीं हो सकता कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास चले जाएं, या अमेरिका आपको आंख दिखाए तो चीन के पास चले जाएं। आपको ये पहचानना होगा कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, और अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो दुनिया आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, आपकी इज्जत करेगी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतने कॉम्प्लेक्स इशू में इतनी तह में जाके इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच सर इस बातचीत के लिए। माय प्लेजर, आपके साथ आपके क्वेश्चंस ऐसे थे कि बातें निकलती गई। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर, थैंक्स। तो इस बातचीत में इतना ही, धन्यवाद।